नारी शक्ति। इस बार के रिपब्लिक डे का आप थीम जानते ही होंगे। आप देख पाओगे कल की जो परेड थी वहां पर ये चीज देखने को मिली, वुमेन पावर हमें देखने को मिली। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति यानी कि इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आए थे तो बहुत सारे और भी आपस में हमारे जो रिश्ते थे काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले। डिफेंस टाइज हमारे इंप्रूव हुए हैं। तो दोस्तों डेट है आज की 27 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला मुद्दा तो यही डिस्कस करते हैं, इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज टेक अ बिगर लीप। देखिए दोनों देशों ने मिलकर साथ में ये डिसाइड किया है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप के अंतर्गत ये डिस्कस किया जाएगा कि कैसे आने वाले समय के अंदर दोनों देश आपस में मिलकर को डिजाइन एंड को डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। इसके साथ ही डिफेंस तो चलो एक बात हुई, इसके अलावा आप और चीजें देख सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एनर्जी, डिजिटल हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। इन फील्ड्स के अंदर भी हमारी दोनों जो सरकारें हैं, हमारी दोनों जो देश हैं वो आपस में वर्क करेंगे ताकि इन चीजों के अंदर दोनों देश आगे बढ़ पाए। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया मिलिट्री हार्डवेयर का को डिजाइन एंड को डेवलपमेंट भी होगा। इंडिया के डिफेंस टाइज आप जानते हो यूएसए के साथ काफी इंप्रूव हो रहे हैं, एट द सेम टाइम इसराइल के साथ भी इंप्रूव हो रहे हैं। सिमिलरली हम फ्रांस के साथ भी ये देखते हुए अब मिल रहे हैं। बाकी रशिया तो डेफिनेटली हमारा काफी एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है ही। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ओलास कृत्रिम इज फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न इन इंडिया। देखो जब मैं बात करता हूं यूनिकॉर्न की तो यूनिकॉर्न का मतलब आप जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फिजिक्स वाला की जो पीडब्ल्यू है वो भी आप जानते होंगे यूनिकॉर्न है। बेसिकली यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी जो वैल्यूएशन होती है वो 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा होती है। अब जो ओला के द्वारा ये जो एआई फर्म है कृत्रिम, इसका ये इंडिया के अंदर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली यूनिकॉर्न बन चुकी है। देखो पिछले महीने में ना मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि आखिर ये चीज है क्या। लास्ट मंथ ही इसको लॉन्च किया गया था बैंगलोर के अंदर। दरअसल में जैसे आप लोग चैट जीपीटी के बारे में जानते हो सारी चीजें, बिल्कुल सर चैट जीपीटी तो हमने बहुत बार अब डिस्कस भी कर दिया है। हम जानते हैं कैसे एक तरह से आप उससे कुछ भी करवाना चाहो तो अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हो, तो वो सारी चीजें उसके आंसर्स पीपीटी की फॉर्म में या जैसे भी आप चाहते हो वो हर तरह से उसको मिल जाएगा। पर ये जो चैट जीपीटी करता है ये ना ज्यादा सूटेबल किन के लिए है? ये ज्यादा सूटेबल ना फॉरेन देशों के लिए ज्यादा सूटेबल है। मतलब इंडिया में भी है पर आप नोटिस करो इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, हम कैसे बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें इंडिया वालों के लिए थोड़ा कम सूटेबल है। तो इसीलिए ना एआई फॉर्मेट के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर ना आपको लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी देखने को मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कृत्रिम है वो 20 इंडियन लैंग्वेजेस को समझ सकता है और 10 इंडियन लैंग्वेजेस जिसमें मराठी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, इनके अंदर ये कंटेंट को जनरेट कर सकता है। तो एक्चुअल में ना इसकी जो ट्रेनिंग हुई है वो इंडियन टोकन्स के ऊपर हुई है। तो डेफिनेटली हमारे और आपके यूज करने के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ये कंटेंट जनरेट कर देगा। दरअसल में इस शब्द का अर्थ होता है आर्टिफिशियल। तो इंडिया का पहला एआई कंप्यूटिंग ये स्टैक आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक तो इसका बेस मॉडल है, एक है इसका प्रो। बेस मॉडल आपके जो एंटरप्राइजेस हो गया, डेवलपर्स हो गया, वो यूज कर पाएंगे एज एन एपीआई। और इसकी जो एडवांस कैपेबिलिटी होंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसका आपको प्रो वर्जन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसका बेस एल्गोरिथम है। बेसिकली जो चैट जीपीटी करता है वही सिमिलर चीजें ये कर पाएगा, उससे भी इनफैक्ट कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के फॉर्म के अंदर वॉइस एक्टिवेशन, अगर आप हिंदी में बोलना चाहो उस हिसाब से भी चीज कर पाओगे। ठीक है ना? रियल टाइम कोडिंग कर पाओगे जैसे वो तो चैट जीपीटी में भी होती है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। तो पहली ऐसी एक कंपनी बन गई है जो एआई के अंदर है एंड साथ ही साथ उसकी जो वैल्यूएशन है 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है इन इंडिया। ठीक है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। बाकी एलएलएम के बारे में आप जानते होंगे, ये एक तरह का एआई एल्गोरिथम है जो डीप लर्निंग को यूज करता है, जिसकी मदद से आप कोई भी इस तरह से अलग अलग टास्क हो गया, नया कंटेंट को जनरेट करना, कंटेंट को अंडरस्टैंड करना, समराइज करना, ये सारी चीजें यहाँ पे की जा सकती हैं। ठीक है? तो कुछ यहाँ पे बेंचमार्क्स होते हैं, इनके नाम भी आप यहाँ पे पढ़ पाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज जोम्बी वायरस। देखो जोम्बीज का अर्थ आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है? अब मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो आर्कटिक की अगर हम बात करें, ठीक है? अब आर्कटिक के ऊपर आप जानते हो ना यार हमेशा बर्फ 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 दिखती रहती है, परमाफ्रॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपका जो कोई भी ग्राउंड जो फ्रोजन रहती है कम से कम 2 साल,
कि अगर मान लो कोई लैंड है जो 2 साल से भी ज्यादा पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, तो उसको हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली वहां का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे हमें देखने को मिलता है। अब आप खुद समझो, ये आर्कटिक के ऊपर यही कंडीशन है परमाफ्रॉस्ट की, बिल्कुल ठीक बात है। पर आजकल पता क्या हो रहा है सर, आजकल हम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे क्या होगा, आपकी जो बर्फ है ये क्या करेगी सर, धीरे धीरे करके पिघलेगी। सही बात है, बर्फ पिघलेगी तो बर्फ के साथ पिघलने के बाद क्या होगा, जो नीचे बची हुई चीजें होंगी वो अब एक्सपोज होंगी। तो क्या था नीचे, अरे नीचे थे वायरस। दरअसल में ना यहाँ पे बहुत सारे वायरस थे, वायरस के ऊपर एक तरह से बर्फ ढक गई थी, तो कई सालों तक वो बर्फ ढकी रही, तो वायरस ये खत्म हो गए थे एक तरह से। पर क्योंकि अब ये बर्फ हट जाएगी ऊपर से, तो क्या होगा, वो वायरस वापस से आ जाएंगे। इन्हीं चीजों को बोल रहे हैं क्या, जॉम्बी वायरस। बेसिकली वो वाले वायरस जो कि डॉर्मेंट रहे हैं प्री हिस्टोरिकल टाइम से, पर रिवाइव हो गए हैं। क्यों, क्योंकि अब बर्फ अनफ्रोज हो रही है। इस चीज को बोलते हैं जॉम्बी वायरस। तो आजकल ना लोगों को, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनको बहुत ही खतरा दिख रहा है कि जॉम्बी वायरस आ सकते हैं, एंड उससे हमारी पूरी मानव जाति को काफी एक दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रेयर गोल्डन टाइगर स्नैप्ड इन काजीरंगा। देखो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पर ना आपको इस तरह का गोल्डन टाइगर देखने को मिला है। वह आप लोग सोचोगे सर गोल्डन टाइगर कैसे हो सकता है, हमने तो कभी सुना नहीं इसके बारे में। देखो एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है ना, जैसे गोल्डन टाइगर को आप टैबी टाइगर, स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से भी जानते हो। एक ना रिसेसिव जीन की वजह से, मतलब जो कि जीन सप्रेस हो गया हो एक तरह से, तो वो कलर वेरिएशन इसमें आ नहीं पाता। एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करो, तो होता क्या है ना, जो टाइगर्स की येलो स्किन होती है वो अगौटी जीन्स की वजह से होती है, और जो ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं वो टैबी जीन्स की वजह से कंट्रोल होते हैं। अगर इनमें से कोई भी जीन स्प्रेस हो गया, वो उतने तरह से काम नहीं कर पाया, उस वजह से क्या होगा, टाइगर के अंदर कलर वेरिएशन आएंगे। देखो हमारे अंदर वेरिएशन क्यों आते हैं, क्योंकि जीन या तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ बहुत खराब तरह से काम कर रहे हैं, उस वजह से जीन के कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं हमारे अंदर भी। तो यही सेम चीज टाइगर के अंदर हो रही है। अगर इनमें से कोई जीन सप्रेस होता है तो उस वजह से अलग अलग तरह के कलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जिस तरह से इंटरेक्ट करेंगे उस हिसाब से अलग अलग कलर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी वजह से आपका जो इंटरेक्शन होता है, इस वजह से जो लाइट एंड डार्क बैंड आपको एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखने को आपको गोल्डन टाइगर में भी देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, ये कोई अलग की सब स्पीशीज नहीं है, ये बस इनका कलर वो नहीं आ पाया। बाकी ऐसा मत समझना कि इसमें कुछ और अलग चीजें आ जाएंगी, कि इसकी भागने की रफ्तार ज्यादा कम होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सेम है जैसे नॉर्मल टाइगर होते हैं, बस इनमें वो जीन का कलर नहीं आ पाया, इस वजह से दे आर टर्म्ड एज गोल्डन टाइगर। बस ये दिखते अलग हैं, बाकी सारी चीजें इनकी बिल्कुल सेम है। देखो इनका जो रेयर स्किन टोन है वो एक्सेसिव इनब्रीडिंग की वजह से भी होता है। इनब्रीडिंग का मतलब क्या, कि मान लो प्रोबेबिलिटी, मतलब मान लो एक इंडिविजुअल के अंदर दो एलील्स की प्रोबेबिलिटी डिसेंट की वजह से जो आइडेंटिकल होती है, उसको बोलते हैं हम इनब्रीडिंग। मान लो कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग हुई, उस मीटिंग की वजह से अगर हमारे पास कुछ रिसेसिव ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पर हम देखने को मिलता है कि कुछ जीन्स यहाँ पे सप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि गोल्डन टाइगर के अंदर हमें जो कलर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना कहाँ मिला ये, आपके काजीरंगा असम के अंदर। ये रही काजीरंगा असम की, आप लोकेशन के बारे में जानते होंगे। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के बीच में से कौन सी रिवर निकलती है, दिफ्लू रिवर। और आपकी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसी के बैंक्स के यूपर आपको ये सिचुएटेड देखने को मिल जाएगा। नेशनल पार्क ये बन गया था 1974 के अंदर, टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला इसको 2007 के अंदर, और 1985 से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये बिग फोर के लिए जाना जाता है बेसिकली, राइनो, एलिफेंट, टाइगर और एशियाटिक बफेलो, ये चारों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी NH-37 यहाँ से पास होता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे काजीरंगा के बारे में जो आपको जानने चाहिए थे। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज गवर्नमेंट मेक्स इट क्लियर दैट आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड बर्थ डेट। देखो यूपीएससी ने ना आज से 3 या 4 साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि आधार इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये एज इट इज लाइन आई थी, और वो स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स। कि बेसिकली आप जानते हो आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड होता है, आप सबने देखा होगा 12 डिजिट का, ऐसे 4 इधर 4 इधर 4 इधर, इस तरह से 12 डिजिट का आपको आधार देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर कर दी है कि भैया आधार आपकी कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ये तो पहले भी सर बता चुके थे बिल्कुल। अब साथ में इन्होंने ये भी बोल दिया है कि ये डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं है। कई बार आप नोटिस करते हो ना, जैसे आपको कई बार बोला जाता है कि यार अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, और उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट शेयर करो। तो कुछ बच्चे मतलब बर्थ सर्टिफिकेट डाल देते हैं, ठीक है, दैट्स गुड। कुछ लोग अपना 10th का सर्टिफिकेट डाल देते हैं, बिल्कुल उसको भी डाला जा सकता है।
पर वहां पर आप आधार नहीं बोल सकते कि यार ये देखो मेरे आधार के ऊपर ये डेट ऑफ बर्थ है, तो यानी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ यही हुई। नहीं, आधार, ध्यान रखना, ना ही सिटीजनशिप का प्रूफ है ना ही डेट ऑफ बर्थ का। क्योंकि आप नोटिस करो, आधार ना फॉरेनर्स का भी बनता है। बिल्कुल, अगर कोई पर्सन है, कोई फॉरेन नेशनल है, वो यहाँ पर रहना चाहता है कुछ समय के लिए, मान लो जो 6 महीने के लिए रहना चाहता है, बेसिकली 180 डेज के लिए, वो भी अपना आधार बनवा सकता है। तो सिटीजनशिप तो कतई ये प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कल को आपने वोट डालने जाना हो और वहां पे आप दिखाओ कि यार ये रहा मेरा वोटर कार्ड, सॉरी आधार कार्ड। नहीं, आधार कार्ड डाल दिखाकर आप वोट नहीं डाल सकते। ऑन अ सिमिलर वे आपके ये बर्थ डेट का भी प्रूफ नहीं है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग पूछी हुई है, दोबारा भी आपसे वो पूछ सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज 34 अनसंग हीरोज अमंग 110 पद्मश्री अवार्डीज। देखो कल था 26 जनवरी और हर साल रिपब्लिक दिन के ऊपर ना ये पद्म अवार्ड्स यहाँ पर निकाले जाते हैं। ओके, एक्चुअल में ना देखो, अगर आप लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हो प्रीलिम बूस्टर को, तो आई थिंक 3 दिन पहले ही मैंने आपको भारत रत्न अवार्ड के बारे में बताया था। बिल्कुल सर, हमें याद है, आपने जो बताया था बिहार के जो सीएम हुआ करते थे उनके बारे में आपने ये पूरी डिस्कशन करी थी, हमें बहुत अच्छे से याद है। देखो भारत रत्न ना इंडिया का सबसे बड़ा डिग्री ऑफ ऑनर है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर के ऊपर आपका पद्म विभूषण, फिर आता है आपका पद्म भूषण, एंड चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। तो इस तरह से ऑर्डर क्या है, भारत रत्न नंबर 1 मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑनर होता है, सेकंड के ऊपर पद्म विभूषण, फिर थर्ड ये, एंड फोर्थ ये। ठीक है, अब ये पद्म अवार्ड किनको दिए जाते हैं? देखो पद्म अवार्ड ना फॉरेनर्स को भी मिल सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, और जिनकी डेथ हो चुकी है उनको भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इस साल क्या हुआ है, 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्म श्री अवार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल में आपको 132 के करीब यहाँ पे पद्म अवार्ड देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 2 डुओ केसेस भी हैं, जो मतलब 2 को मिला हो। अब ये जो पद्म अवार्ड्स है ये स्टार्ट हुए 1954 के अंदर, राइट। यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स के अंदर, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, मतलब किसी भी फील्ड के अंदर आपने कुछ बहुत एक्सेप्शनल किया हो तब आपको ये अवार्ड्स मिल जाएंगे। जैसे पद्म विभूषण की बात करूं तो अगर आपने बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस करी है, पद्म विभूषण अगर आप डिस्टिंग्विश सर्विस करके आए हो, और पद्म श्री आपको मिलता है किसी भी फील्ड के अंदर आपने कुछ सर्विस की है, तो वहां पर अकॉर्डिंगली आपको ये मिल जाएगा। तो ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फॉलोड बाय पद्मश्री। और ये भी ध्यान रखना कब से कौन सी चीज स्टार्ट हुई थी, जैसे मैंने बताया पद्मश्री आपके मतलब जो पद्म अवार्ड है बेसिकली 1954 के अंदर यहाँ पे अवार्ड किए जाते हैं, हर साल रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी के मौके के ऊपर। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन थोड़ी छोटी थी क्योंकि देखो आज एक्चुअल में इंडियन एक्सप्रेस तो न्यूज़पेपर आया ही नहीं है आपका, तो वहां से भी कुछ खबरें जो हम उठाते हैं वहां से आज नहीं आई हैं। बट कोई बात नहीं, आने वाले दिनों के अंदर हमारे पास जब न्यूज़ आएंगी हम उनको भी कवर कर लेंगे। सेकेंडरी मार्केट के ऊपर मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पहले आज का होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क आपका ये रहा, आधार कार्ड और आपके गोल्डन टाइगर और ज़ॉम्बी वायरस, इनके रिगार्डिंग आप बताओगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है एंड कौन सा गलत है। लास्ट वीक जो होमवर्क दिया था, मतलब लास्ट वीक नहीं, आई थिंक थर्सडे होमवर्क दिया था, सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि कंपनी लीजेस शेयर टू पब्लिक थ्रू आईपीओ टू रेज फंड्स। अरे नहीं, वो प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर तो आप ट्रेड करते हो। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। CEPI कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन, इसके हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस के अंदर नहीं, ये आपको ऑस्लो नॉर्वे के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सेकंड भी आपका फॉल्स हो गया। लेक विक्टोरिया की बात करें तो यहाँ कर कह रहा है कि इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका, युगांडा एंड कीनिया। देखो युगांडा कीनिया तो ठीक है, पर साउथ अफ्रीका नहीं था, ये था आपका तंजानिया। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। एंड चौथे स्टेटमेंट की बात करें, यंगेस्ट भारत रत्न रेसिपिएंट तो सचिन तेंदुलकर है और ओनली रेसिपिएंट है, ये बात अपने आप में दोनों करेक्ट है, राइट। और साथ ही साथ और क्या होमवर्क था, मैंने आपसे पूछा था कैपिटल मार्केट के बारे में कि इनमें से क्या क्या चीजें हैं जो कि आपकी कैपिटल मार्केट के अंदर आती हैं। तो देखो एक्चुअल में मैंने आपको इस चीज के बारे में समझाया भी था कि जब मैं बात करता हूँ कैपिटल मार्केट की, तो जो भी लॉन्ग टर्म के साथ चीजें होती हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूँ जैसे ट्रेजरी बिल्स की, तो आप जानते हो सर ये तो 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के लिए हो सकते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट में कैसे आएगा? नहीं, ये तो मनी मार्केट है। कॉल मनी मार्केट भी आपकी मनी मार्केट में आ जाएगा। पर अगर आपकी गवर्नमेंट की बॉन्ड मार्केट की बात करें और ये स्टॉक मार्केट की बात करें, ये तो आपके हैं ही मतलब कैपिटल मार्केट की बात। देखो ये बहुत एक इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे इसके ऊपर ना इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर भी फाइनेंस का मैंने लेक्चर्स ले रखे हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ समझाई हुई है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या क्या अंतर होता है, कौन किसको रेगुलेट करता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होती है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। आई एम श्योर अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी मेरे से अच्छे से तो आप इनको बड़े आराम से इन सब तक पहुंच जाओगे। दूसरा होमवर्क मैंने दिया था एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में।
देखो जब मैं बात करता हूँ, जैसे आप कई बार व्हाट्सएप यूज करते हो तो वहां पर आता है कि ये वाली चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तो जैसे ये रहा आपका भेजने वाला और यहाँ पर है आपको रिसीव करने वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, इस एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के माध्यम से ना आप मैसेजेस को सिक्योरली सेंड कर सकते हो। बेसिकली जो डिक्रिप्ट होगा ना डेटा, वो यहीं पर जाके रिसीवर एंड पे आके डिक्रिप्ट होगा। तो ये जो बात कह रहा है कि मैसेज को सिक्योर करता है बिफोर दे आर सेंट, यस, एंड डिक्रिप्ट करेगा जब सामने वाले के पास पहुंचेगा, बिल्कुल ठीक बात है। इवन आपका व्हाट्सएप, आपका टेलीग्राम एंड आपका सिग्नल, ये सब जगह के ऊपर ऐसा बताया जाता है कि आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ही यूज होता है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मेटा डेटा को ये इनक्रिप्ट नहीं करता। अब आप सोचेंगे सर डेटा तो हमें पता है, ये मेटा डेटा क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हूं मैं और ये रहे आप, ठीक है। मैंने आपको मैसेज भेजा हाउ आर यू। अब इस मैसेज के अंदर ना हाउ आर यू क्या है सर, ये है डेटा जो मैंने भेजा, ठीक है। ये डेटा तो इनक्रिप्ट रहेगा, पर मैंने ये मैसेज किसको भेजा, मैंने ये मैसेज कितने समय पर भेजा, ये कैसे, ये क्या है, दिस इज मेटा डेटा। बेसिकली ना डेटा तो वो चीज है जो आप भेज रहे हो, ठीक है, जो आपने लिख के भेजा, पर उस डेटा के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कि किसको भेज रहा हूं ये डेटा, किस कितने टाइम पर भेजा, ये सारी जो टेल होती है, मतलब डेटा के बारे में, डेटा मतलब डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो मेटा डेटा को यहाँ पे हाइड या इनक्रिप्ट यहाँ पे नहीं किया जाता, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि व्हाट्सएप को ये पता नहीं लगेगा कि आप अंकित को क्या भेज रहे हो, पर इतना जरूर पता लग जाएगा कि आपने 7:40 के ऊपर अंकित को कोई मैसेज भेजा है। ही डज नॉट नो कि क्या भेजा है, पर इतना पता है कि अंकित को 7:40 में मैसेज भेजा है। इसी को बोलते हैं कि मेटा डेटा पता लगता है मतलब बाकियों को। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन के अंदर मेटा डेटा आपका हाइड या एनक्रिप्ट नहीं होता। तो दरअसल में दोनों को दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। एक आज का होमवर्क क्या रहेगा, डूम्सडे क्लॉक के बारे में आप मुझे बताओगे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन है डूम्सडे क्लॉक। एंड दूसरा, आपको कल यहाँ पर पारस सर ने डिस्कस किया था आपके साथ नेटो के बारे में, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसका भी आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।